जय हिंद बच्चों। कभी आपने गौर किया होगा कि जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं, यहाँ जहाँ रोशनी कम होती है, और ऐसे में जब प्रकाश की पुंज कहीं खिड़की के किसी छिद्र से अंदर आती है और हम देखते हैं कि उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और एक और घटना की बात करें हम, जो आप डायलिसिस टर्म यूज करते हैं, मेडिकल टर्म है ये, है ना? इसमें ये किस पर आधारित है, किस प्रकार से होता है? और जैसा कि आपने देखा होगा कई बार हमें पन्ना है, रूबी है, ये इस टाइप के जो स्टोन्स हैं वो किस तरह से बने होते हैं, क्या होता है, आज हम सतह रसायन के भाग 2 में पढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने इसके कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करी थी। आज हम साबुन की क्रियाविधि, साबुन किस प्रकार कार्य करता है, इसको देखते हैं। आइए देखते हैं। कोलॉइडी विलयन के वर्गीकरण का प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडी विलयन के वर्गीकरण का जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। पहला जो है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर ये क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है। जो दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपित माध्यम के अंतः क्रिया के आधार पर, इन दोनों के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो क्रिया होती है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन होता है। और जो तीसरे प्रकार का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है वो परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज में किस प्रकार के कण हैं उसके कणों के आधार पर यह वर्गीकरण होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम को भौतिक अवस्था के आधार पर, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का जो फिजिकल अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण हम देख सकते हैं। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज ठोस है या सॉलिड है और परिक्षेपण माध्यम उसका गैस है, तो ऐसे केस में जो कोलॉइडी विलयन बनता है उसका एक विशिष्ट नाम दिया गया है जिसे कि एरोसॉल बोलते हैं। और इसके उदाहरण हम देखते हैं, जो वो है आंधी, सिगरेट का धुआं इत्यादि, ये सब जो है एरोसॉल के उदाहरण है। दूसरे प्रकार का जो ठोस के साथ विलयन बनता है, ठोस जब प्रावस्था होती है और द्रव उसका माध्यम होता है, तब जो बनता है जिसे कि हम सॉल कहते हैं। स्वर्ण सॉल, रजत सॉल, ये सब इसके उदाहरण है। और जो तीसरे प्रकार का ठोस और ठोस के मध्य जो विलयन बनता है, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम भी जब ठोस होता है तो ठोस सॉल बनता है, जिसकी सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम। और इनके उदाहरण है रत्न, मणि, जो भी रत्न होते हैं, जो भी स्टोन्स होते हैं, ये सब, कांच, रंगीन कांच, मिश्र धातु, ये सब ठोस का उदाहरण है। अगला जो है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज द्रव है या लिक्विड है और उसका परिक्षेपण माध्यम गैस है, तब जो कोलॉइडी विलयन बनता है उसका नाम एरोसॉल होता है। एग्जाम्पल के लिए कोहरा, बादल। दूसरे प्रकार का इसमें है द्रव और द्रव। जब प्रावस्था भी द्रव होती है, मतलब उसका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो भी लिक्विड है और परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन मीडियम ये भी लिक्विड है, तब ऐसे केस में जो बनता है जिसे कि हम कोलॉइडी विलयन कहते हैं, जिसका प्रकार है पायस या इमल्शन। एग्जाम्पल दूध। जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, मीन्स जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है और परिक्षेपण माध्यम जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉलिड है, तब ऐसे केस में जो बनता है कोलॉइडी विलयन, उसका नाम होता है जेल। और एग्जाम्पल के लिए मलहम, क्रीम, कोलगेट जेल, पनीर, मक्खन आदि। परिक्षिप्त प्रावस्था जो कि गैस है अगर तो, और माध्यम भी गैस हो, ऐसा कोलॉइडी विलयन नहीं बनता है, क्योंकि ये एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं और इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता। गैस जब प्रावस्था है और द्रव माध्यम है तो जो कोलॉइडी विलयन बनता है उसे फोम कहते हैं और इसका उदाहरण है बियर का झाग। अगला जो है
गैस जब प्रावस्था है और ठोस उसका माध्यम है तो ठोस फोम बनता है। एग्जाम्पल है प्यूमिक स्टोन। अब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम में अंतः क्रिया के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, द्रव रागी या द्रव स्नेही, या इसे हम लायोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं, और द्रव विरागी या द्रव विरोधी या लायोफोबिक कोलॉइड्स। द्रव रागी कोलॉइड्स या द्रव स्नेही कोलॉइड्स वो होते हैं जिनमें कि उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से कोलॉइडल विलयन बना लेते हैं। यदि कोलॉइड कणों की किसी विधि से स्कंदित कर दिया जाए तो परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर यह पुनः अपना कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं, अतः इसे उत्क्रमणीय कोलॉइड भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोंद, स्टार्च, जेलेटिन आदि। दूसरे प्रकार का जो कोलॉइड है द्रव विरागी कोलॉइड या लायोफोबिक कोलॉइड्स, ऐसे पदार्थ जिन्हें परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर वे आसानी से कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते, उन्हें द्रव विरागी या लायोफोबिक कोलॉइड्स कहते हैं। यदि कोलॉइड कणों को किसी विधि से स्कंदित कर दिया जाए तो इनमें परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर पुनः अपना कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते, अतः इन्हें अनउत्क्रमणीय कोलॉइड भी कहते हैं। उदाहरण के लिए धातु हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड आदि। इनमें अंतर द्रव रागी और द्रव विरागी या लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स में अंतर। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं या द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलॉइड्स होते हैं, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। द्रव विरोधी कोलॉइड्स को आसानी से नहीं बनाया जा सकता। द्रव स्नेही जो हैं वो उत्क्रमणीय कोलॉइड कहलाते हैं, द्रव विरोधी हैं अनउत्क्रमणीय कोलॉइड कहलाते हैं, और जो द्रव रागी हैं उनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, द्रव विरोधी का स्कंदन बहुत आसानी से हो जाता है। द्रव रागी कोलॉइड्स या लायोफिलिक कोलॉइड्स के विलायक संकृत होते हैं अतः अधिक स्थायी होते हैं, और द्रव विरागी या लायोफोबिक कोलॉइड्स के विलायक संकृत नहीं होते अतः ये कम स्थायी होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था व कणों के प्रकार के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, बहुआण्विक कोलॉइड, बृहद आणविक कोलॉइड और सहचारी या संगुणित कोलॉइड। बहुआण्विक कोलॉइड ये कई परमाणुओं या अणुओं के झुंड के रूप में होते हैं। इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। उदाहरण के लिए रजत सॉल, स्वर्ण सॉल इत्यादि। बृहद आणविक कोलॉइड, इनके कोलॉइडी कण बहुलक के रूप में होते हैं। ये विलयन के रूप में अधिक स्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च प्रोटीन, सेल्यूलोज प्रोटीन एंजाइम इत्यादि प्राकृतिक बृहद आणविक कोलॉइड होते हैं। सहचरी या संगुणित कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी कहते हैं इन्हें हम, वे कोलॉइड जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अवगठ्य की तरह परंतु उच्च सांद्रता पर गोली पुंज मिसेल बना लेते हैं, उन्हें सहचरी कोलॉइड कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम स्टीरेट या साबुन, सोडियम पाल्मेट, सोडियम लॉरेट सल्फेट, ये सब सहचरी या संगुणित कोलॉइड के उदाहरण हैं। अब हम मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। साबुन की जो प्रक्षालन की क्रिया है वो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि पर आधारित है। साबुन वस्त्र को किस प्रकार से स्वच्छ करता है? साबुन का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम स्टीरेट होता है। साबुन जब जल में इसकी सांद्रता कम होती है तो यह विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। इसमें सोडियम आयन होता है और स्टीरेट का नेगेटिव आयन होता है और सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है, धन आयन होता है। इस तरह से ये डस्ट पार्टिकल के साथ मिसेल फॉर्म करते हैं। स्टीरेट आयन के दो भाग होते हैं, इनमें से एक लंब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, इसे पुच्छ कहते हैं, और यह जल विरागी होता है, इसे अध्रुवीय शिरा भी कहते हैं। दूसरा जो सिरा है वो COO नेगेटिव आयन का रहता है जो कि ध्रुवीय सिरा कहलाता है, और इसे शीर्ष भी कहते हैं, और यह जल रागी होता है, जल स्नेही होता है। ये मिसेल का बनना एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता का होता है, इसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता भी कहते हैं। क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर स्टीरेट आयन गोली पुच्छ के रूप में व्यवस्थित हो जाता है जिसे मिसेल कहते हैं।
स्टीरेट आयन का अध्रुवीय सिरा जो है वो केंद्र की ओर, जबकि अध्रुवीय सिरा सतह पर होता है। एक मिसेल बनने में 100 से अधिक अणु भाग लेते हैं। मिसेल का बनना एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर होता है और इसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। कोलॉइडी विलयन का शोधन या प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, अपोहन या डायलिसिस, कोलॉइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों का जंतु झिल्ली में से विसरित होना अपोहन कहलाता है। विद्युत अपोहन, जब अपोहन की क्रिया में अधिक समय लगता है तो इस क्रिया की गति को बढ़ाने के लिए बाहर वाले पात्र में 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से बाहर निकल कर आते हैं और इस क्रिया को विद्युत अपोहन की क्रिया कहते हैं। अति सूक्ष्म निस्पंदन, साधारण फिल्टर पत्रों का आकार बड़ा होता है, माइक्रोफिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं हम इसे। साधारण फिल्टर पत्रों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। इसमें कॉलेडियन में डुबोकर बाहर निकालते हैं जिससे कि इसके छिद्र का आकार छोटा हो जाता है। कॉलेडियन या कोलोडियन जो है अति सूक्ष्म निस्पंदन या हम इसे माइक्रोफिल्ट्रेशन कह सकते हैं। साधारण फिल्टर पत्रों का जो आकार है उसमें छिद्रों का आकार बड़ा होता है। इसे कोलोडियन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं जिससे कि उनके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। अल्कोहल, ईथर तथा 4% नाइट्रोसेल्यूलोज के मिश्रण को कोलोडियन का मिश्रण कहते हैं। अब कोलॉइड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। टिंडल प्रभाव, जो इसका मुख्य गुण है टिंडल प्रभाव। जब कोलॉइडी कण या कोलॉइडी विलयन में से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं तथा इस चमकीले पथ को टिंडल कोण कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरे कमरे में प्रकाश के पुंज पथ में धूल के कोलॉइडी कण चमकते दिखाई देते हैं। इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार से की जा सकती है। कोलॉइडी कण प्रकाश को अवशोषित कर उसे चारों ओर प्रकीर्णित करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। अगली प्रॉपर्टी है कोलॉइडों की रंग या कलर। कोलॉइडी विलयन रंगीन होते हैं। इनका रंग प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकीर्णित या स्कैटर्ड लाइट की प्रकाश की जो तरंग होती है दैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कणों के आकार पर निर्भर करती है। जैसे गोल्ड सॉल का जो रंग होता है वो लाल होता है। कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ इसका रंग क्रमशः बैंगनी, नीला तथा स्वर्णिम हो जाता है। ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मोशन। कोलॉइडी कण परिक्षेपण माध्यम में सीधी रेखा में इधर उधर जिग-जैग गति करते हैं और इस गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। ये कोलॉइडल जो विलयन है या कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी है, ये विशिष्ट प्रॉपर्टी है। कोलॉइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणु लगातार टकराते रहते हैं आपस में, जिससे कोलॉइडी कण परिणामी बल की दिशा में गति करते रहते हैं और इससे ये जिग-जैग मोशन शो करते हैं। जब ये कण दूसरे कण से टकराते हैं तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेते हैं। कोलॉइडी कणों पर आवेश। समस्त कोलॉइडी कणों पर एक जैसा आवेश होता है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे ये परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। जब ये कण दूसरे कण से टकराते हैं तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जब AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में बूंद बूंद करके Ki का विलयन मिलाया जाता है तो Agi का अवक्षेप, इसके जो कण होते हैं वो अपनी सतह पर विलयन में उपस्थित Ag+ आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, जिससे कि धन आवेशित सॉल बनता है। विद्युत कण संचलन या हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। समस्त कोलॉइडी कणों पर एक जैसा आवेश होता है।
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलॉइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और इसे ही हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। अगर ये कैथोड की तरफ गति करते हैं तो इसे कैटाफोरेसिस बोलते हैं और ये एनोड की तरफ करते हैं तो इसे एनाफोरेसिस कहते हैं। स्कंदन या कोआगुलेशन, कोलॉइडी कणों को अवक्षेप में बदलने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन तथा पेप्टिकरण एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। स्कंदन को समझाने के लिए हार्डी-शुल्ज ने एक नियम दिया था जिसे हार्डी-शुल्ज का नियम कहते हैं, हार्डी-शुल्ज लॉ। हार्डी-शुल्ज का नियम, इस नियम के अनुसार स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होती है उतनी स्कंदन की क्षमता उसकी अधिक होती है। अतः हार्डी-शुल्ज के नियम से AS2S3 जो सॉल है आर्सेनिक सल्फाइड का ऋण आवेशित सॉल है, इसके स्कंदन के लिए स्कंदन क्षमता का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा NaCl से अधिक स्कंदन करने की क्षमता में MgCl2 में है और उससे भी अधिक AlCl3 में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम पे एक आवेश है धन आवेश, मैग्नीशियम पे 2 धन आवेश है और एल्यूमिनियम पे 3 धन आवेश है। इस तरह से इनकी स्कंदन जो क्षमता इन पे उपस्थित आवेश के आधार पर होती है। जितना अधिक आवेश होगा उतनी अधिक स्कंदन होगी। अणुसंख्यक गुण, कोलॉइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है क्योंकि कोलॉइडी कण अनेक परमाणु और अणुओं के झुंड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनके अणुसंख्यक गुण प्रभावित होते हैं। इनके अणुओं की संख्या कम हो जाती है। कोलॉइड्स के यूजेस या कोलॉइड के उपयोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका उपयोग है जल को स्वच्छ करने में। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल में मिट्टी के कोलॉइडी कण होते हैं जो कि जल के साथ मिट्टी के कण जल के साथ कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं, जो साधारण फिल्टर पत्र द्वारा नहीं फिल्टर किए जा सकते। तो ऐसे में जब हम फिटकरी या पोटाश एलम को इसमें डालते हैं तो फिटकरी के जो धन आयन है मिट्टी के कणों पे ऋण आयन होता है और उनका ये स्कंदन कर देते हैं और स्कंदन होने के बाद ये इनका जो अवक्षेप है इसको छानकर हटा दिया जाता है। गंदे वस्त्र को स्वच्छ करने की क्रियाविधि, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साबुन की जो क्रियाविधि है वो किस तरह से साबुन कार्य करता है। औषधि के रूप में भी कोलॉइडी विलयन का उपयोग होता है। बहुत सारी औषधियाँ में जो कंटेंट्स मिले होते हैं, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो एक कोलॉइडल विलयन के फॉर्म में होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, जो कि हमारी बॉडी में आसानी से अवशोषित हो जाती है। चर्म उद्योग में, टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। रबर उद्योग में रबर के पेड़ से प्राप्त गाढ़े दूधिया द्रव को, जिसे कि लेटेक्स कहते हैं या रबर शीट कहते हैं, इसमें रबर के कोलॉइडी कण होते हैं। लेटेक्स को गर्म करने पर रबर के कोलॉइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, अर्थात रबर प्राप्त होता है। फोटोग्राफी में जेलेटिन में AgBr के कोलॉइडी कण होते हैं। इस विलयन का लेप फोटोग्राफिक प्लेट पर किया जाता है और ये जो कोलॉइडी विलयन है ये मदद करता है। धूम्र के विद्युत अवक्षेप में, कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन आर्सेनिक के कण होते हैं, इसे कार्टेल अवक्षेप में से गुजारते हैं। कार्टेल अवक्षेप में उच्च विद्युत विभव के कारण कार्बन तथा आर्सेनिक के कणों का स्कंदन हो जाता है और ये नीचे तली में एकत्रित हो जाते हैं और इन्हें अलग कर दिया जाता है। इस तरह से हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। कोलॉइडी विलयन। बच्चों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2 या सतह रसायन या पृष्ठ रसायन भी कहते हैं, इसका पार्ट 2 पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने कोलॉइडल विलयन, जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है ये पढ़ा, उनके उदाहरण पढ़े। लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है ये पढ़ा हमने। फिर हमने मिसेल फॉर्मेशन या मिसेल बनने की विधि और साबुन की क्रियाविधि पढ़ी। साबुन के प्रक्षालन की जो क्रियाविधि होती है वो पढ़ा। उसके पश्चात हमने
कोलॉइडल सॉल्यूशन के गुण पढ़े, उसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज जैसे कि ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, ये सब पढ़ा। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे सॉल्व कर लीजिए। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, कोलॉइडल विलयनों को परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बेसिस पे इनको कैसे क्लासिफाई करना है, ये बताना आपको। अगला प्रश्न, द्रव रागी एवं द्रव विरागी सॉल क्या होते हैं? लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं? जो लायोफोबिक सॉल्स हैं वो आसानी से उनका कोआगुलेशन क्यों होता है, ये बताना है। अगला प्रश्न, बहुअणुक एवं बृहदाणुक कोलॉइड में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संगुणित या सहचरी कोलॉइड में सेल इन दोनों प्रकार के कोलॉइडों से कैसे भिन्न है? अगला प्रश्न, हार्डी-शुल्ज नियम के संशोधन के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? अगला प्रश्न, कोलॉइड को निम्न आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? पहला, घटकों की भौतिक अवस्था, दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति और तीसरा परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया। तो क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स का लिखना है। पहला तो इसका फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली, दूसरा जो है डिस्पर्स्ड फेज का नेचर कैसा है, और अगले में आपको डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों के मध्य किस प्रकार का बंध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे? पहला, जब प्रकाश किरण पुंज कोलॉइडल सॉल में से गमन करता है। दूसरा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है। अगला, कोलॉइडल सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनके सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला, द्रव विरोधी सॉल के स्थायित्व का कारण क्या होता है? पहला, ब्राउनियन गति, दूसरा टिंडल प्रभाव, तीसरा विद्युत आवेश और चौथा ब्राउनी गति तथा विद्युत आवेश दोनों। अगला प्रश्न, As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड कोलॉइडल विलयन को स्कंदित करने में निम्नलिखित में किसका स्कंदन मान न्यूनतम होगा? NaCl, KCl, BaCl2, AlCl3। निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलॉइड बनाने में नहीं होता? पहला, स्टार्च, दूसरा गोंद, तीसरा जेलेटिन और चौथा धातु सल्फाइड। रक्षी कोलॉइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, दूसरा जेलेटिन, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड या Au, अगला ऑप्शन है FeOH होल थ्राइस मीन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, कोहरा फॉग एक कोलॉइडल तंत्र का उदाहरण है जिसमें पहला ऑप्शन है गैस में परिक्षेपित द्रव होता है, दूसरा ऑप्शन है गैस में गैस का परिक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है ठोस का गैस में परिक्षेपण और चौथा है ठोस का द्रव में परिक्षेपण। जेलेटिन का उपयोग बहुधा आइसक्रीम बनाने में होता है क्योंकि यह कोलॉइडल विलयन बनने से रोकता है। पहला ऑप्शन था ये, दूसरा ऑप्शन खुशबू बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन क्रिस्टलन होने से रोकता है एवं मिश्रण को स्थायित्व प्रदान करता है, अगला ऑप्शन स्वाद बढ़ाता है। अगला प्रश्न, कोलॉइडल कणों का अभिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का नाम है धन कण संचलन, दूसरा अपोहन, तीसरा वैद्युत कण संचलन और चौथा विद्युत परिक्षेपण। अगला प्रश्न है हार्डी-शुल्ज नियम संबंधित है, पहला ऑप्शन है इसका विलयन से, दूसरा ऑप्शन स्कंदन से, अगला ऑप्शन ठोसों से या गैसों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पायस है मक्खन, वायु, लकड़ी या दूध। अगला प्रश्न, मक्खन एक जेल है या पायस है या सॉल है या कोलॉइड है, ये बताना आपको। धन्यवाद।